गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे विषय को डिकोड करने जा रहे हैं जो हम सभी के जीवन, संपत्तियों और फ्यूचर प्लानिंग से बहुत गहराई से जुड़ा है। और अक्सर लोग इसे बिल्कुल। हाँ। हम बात कर रहे हैं अग्नि बीमा यानी फायर इंश्योरेंस के काम करने के तरीके की। आज की हमारी ये पूरी चर्चा प्रिंसिपल्स एंड मैकेनिज्म्स ऑफ फायर इंश्योरेंस प्रोटेक्शन नाम के सोर्स मटेरियल पर आधारित है। सही कहा। और होता यह है कि जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता है या नया बिजनेस शुरू करता है तो इसे बस एक बोरिंग कागजी खाना पूर्ति मान लिया जाता है। हाँ, मतलब कुछ फॉर्म साइन किए, प्रीमियम दिया और बस भूल गए। लेकिन हमारे रिसर्च नोट्स बताते हैं कि यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, ये रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत ही क्या कहते हैं पावरफुल और डायनामिक टूल है। ये जानना सच में बहुत दिलचस्प है कि किसी भी इंसान की जीवन भर की गाढ़ी कमाई को अचानक आने वाली आपदा से बचाने के लिए पर्दे के पीछे ये पूरा तंत्र आखिर काम कैसे करता है। मैं तो इसे समझने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। असल में जब निर्माण में, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या फैक्ट्री, सालों की मेहनत और लाखों करोड़ों की पूंजी लगती है। हाँ, बिल्कुल लगती है। तो एक छोटी सी चिंगारी उस पूरे इन्वेस्टमेंट को कुछ ही मिनटों में राख कर सकती है। इसलिए इस ढांचे को समझना केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये तो है। जो डेटा हम देख रहे थे वो सबसे पहले यही स्पष्ट करता है कि फायर इंश्योरेंस कोई अलग थलग कंसेप्ट नहीं है। अच्छा, तो ये किस कैटेगरी में आता है? ये प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के एक बड़े अम्ब्रेला के नीचे आता है। इसका मेन काम है उस सबसे बुरे दिन के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल सेफ्टी नेट तैयार करना, ताकि अगर आग लगे तो कोई इंसान या बिजनेस पूरी तरह से सड़क पर ना आ जाए। प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने और बड़े फाइनेंशियल झटके को कम करने वाली बात तो पूरी तरह समझ में आती है। लेकिन मैंने नोट्स में देखा कि इस इंश्योरेंस के कवरेज में कुछ ऐसी चीजें भी शामिल हैं जो मुझे थोड़ा अजीब लगी। अजीब जैसे क्या? मतलब अगर कोई फायर इंश्योरेंस शब्द सुनता है तो दिमाग में सीधे तौर पर आग की लपटों से जलती हुई एक बिल्डिंग की तस्वीर आती है। वो तो सबसे बेसिक इमेज है। हाँ, तो क्या ये कवरेज सिर्फ ईंट पत्थर और सीधे आग से जलने वाली चीजों तक ही सीमित है? अगर आग की लपटों ने किसी प्रॉपर्टी को छुआ ही नहीं तो क्या ये इंश्योरेंस किसी काम का है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस इंश्योरेंस का स्कोप लोगों की आम सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। लपटों से जलना तो सबसे सीधा नुकसान हुआ। हाँ, वो तो साफ दिखता है। लेकिन सोचने वाली बात है, जब किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो सिर्फ लपटें ही नुकसान नहीं पहुंचाती। हमारे सोर्स मटेरियल के मुताबिक कई पॉलिसियां आग से जुड़े दूसरे खतरों को भी अपने दायरे में लेती हैं। अच्छा, दूसरे खतरे मतलब? जिन्हें हम अलाइड पेरल्स या जुड़े हुए जोखिम कह सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम है धुएं से होने वाला नुकसान, यानी स्मोक डैमेज। धुएं से डैमेज मतलब बस दीवारें काली हो जाना? सिर्फ दीवारें काली होना नहीं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस के सिर्फ एक छोटे से सर्वर रूम में आग लगी।
लपटें उस कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं गई, ठीक है, लपटें वहीं तक रहीं। लेकिन वहां से उठा गाढ़ा, जहरीला और काला धुआं बिल्डिंग के सेंट्रल एसी या वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए पूरे ऑफिस में फैल गया। अब उस धुएं के केमिकल ने लाखों रुपए के कंप्यूटर्स, महंगे फर्नीचर और इंटीरियर को पूरी तरह से खराब कर दिया। बाप रे। आग ने उन्हें छुआ तक नहीं, लेकिन धुएं ने उन्हें इस्तेमाल के लायक नहीं छोड़ा। फायर इंश्योरेंस इस स्मोक डैमेज को भी कवर करता है। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। मैं तो सिर्फ जलने के बारे में सोच रही थी, और मैंने नोट्स के एक हिस्से में पानी से होने वाले नुकसान का भी जिक्र देखा था। हाँ बिल्कुल, फायर इंश्योरेंस में पानी का कवरेज कैसे आ गया? ये तो एकदम उल्टा हो गया। इसे ऐसे विजुलाइज करते हैं, कहीं आग लगी है और दमकल विभाग यानी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंचती हैं। आग बुझाने के लिए वो हाई प्रेशर पाइप से पानी की भारी बौछार करते हैं। अब वो पानी आग तो बुझा देता है, लेकिन उस फ्लोर पर रखे हुए सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अहम दस्तावेज और मशीनें, वो सब उस पानी में डूबकर नष्ट हो जाती हैं। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब आग से बचाने की जो प्रक्रिया थी, उसी ने प्रॉपर्टी को एक अलग तरह का नुकसान पहुंचा दिया। हाँ, ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई जैसे किसी बीमारी का इलाज करते समय कोई साइड इफेक्ट हो जाए। एकदम सही एनालॉजी है। मतलब लैपटॉप आग से तो बच गया, लेकिन फायर फाइटर के पानी में डूबकर शहीद हो गया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसके अलावा आग की वजह से होने वाले विस्फोट या धमाके से जो स्ट्रक्चरल डैमेज होता है, जो बिल्डिंग को नुकसान होता है, वो भी इस कवरेज का हिस्सा होता है। ये जानना यकीनन बहुत बड़ी राहत देता है कि बीमा उस बचाव के साइड इफेक्ट को भी पूरी तरह से कवर करता है। पानी और धुएं वाला कवर तो समझ आ गया है, लेकिन क्या कंपनी वाकई आंख बंद करके इन सब चीजों के पैसे दे देती है? आंख बंद करके तो कोई भी कंपनी पैसा नहीं देती। वही तो मैंने अक्सर सुना है कि क्लेम के समय बहुत सी हिडन शर्तें सामने आ जाती हैं जो लोगों को बाद में चौंकाती हैं। हिडन तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, फाइन प्रिंट यानी बारीक अक्षरों में लिखी शर्तें ही तय करती हैं कि पैसा मिलेगा या नहीं। वो जो कॉन्ट्रैक्ट के नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है। बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो इंश्योरेंस पॉलिसी कोई मैजिक वॉन्ड या जादू की छड़ी नहीं है। ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। डेटा बताता है कि इसमें कुछ बहुत ही अहम टर्म्स होते हैं। जैसे कि इंश्योर्ड अमाउंट तो सबको पता है, वो मैक्सिमम लिमिट जो कंपनी देगी। लेकिन एक और बहुत जरूरी शब्द है, डिडक्टेबल। हाँ, ये डिडक्टेबल वाला हिस्सा मुझे हमेशा से थोड़ा ट्रिकी लगता है। इसे अगर आसान भाषा में समझना हो तो कैसे समझा जाएगा? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो डिडक्टेबल वो रकम है जो क्लेम के समय सबसे पहले जेब से जाती है। मतलब जो नुकसान हुआ है उसमें से कुछ हिस्सा खुद भरना पड़ेगा। हाँ, मान लीजिए किसी फैक्ट्री में 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ और उस पॉलिसी का डिडक्टेबल 50,000 रुपए तय है, तो नुकसान होने पर पहले 50,000 रुपए पॉलिसी होल्डर खुद भरेगा। अच्छा। और बाकी के 4.5 लाख रुपए बीमा कंपनी देगी। तो मतलब सारा बोझ कंपनी नहीं उठा रही। लेकिन कंपनी ऐसा करती क्यों है? पूरा पैसा क्यों नहीं देती? ये तो थोड़ा अजीब है। इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड लॉजिक है, जिसे फाइनेंस की भाषा में मॉरल हजार्ड से बचना कहते हैं। मॉरल हैजर्ड? हाँ, अगर डिडक्टेबल ना हो तो लोग एक जली हुई कुर्सी या छोटे से जले हुए कारपेट के लिए भी क्लेम करने लगेंगे। हाँ, बात बात पर कंपनी को फोन लगा देंगे। बिल्कुल। डिडक्टेबल ये सुनिश्चित करता है कि इंश्योरेंस का इस्तेमाल सिर्फ बड़े और गंभीर नुकसान के लिए हो, ना कि छोटे मोटे रोजमर्रा के डैमेज के लिए। इसके अलावा एक्सक्लूजन्स यानी अपवाद भी होते हैं। अपवाद वो क्या होते हैं? वो साफ बताते हैं कि किन स्थितियों में पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा, जैसे अगर आग जानबूझकर लगाई गई हो या फिर युद्ध की स्थिति में लगी हो। ये बात समझ में आती है। तो ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है जहां सिर्फ कंपनी की ही जिम्मेदारी है। रिसर्च नोट्स भी इस मामले में एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश करते हैं। इसमें साफ तौर पर दो तरफा जिम्मेदारी की बात कही गई है। बिल्कुल। मतलब पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति के भी कुछ कड़े दायित्व होते हैं। 100% होते हैं। ये एक तरह की पार्टनरशिप है जो पूरी तरह ईमानदारी पर चलती है। प्रीमियम देकर सारी जिम्मेदारी कंपनी पर नहीं डाली जा सकती। तो पॉलिसी होल्डर को क्या करना होता है? उसे अपनी प्रॉपर्टी में अग्नि सुरक्षा उपायों यानी फायर सेफ्टी मेजर्स को मेंटेन रखना होता है। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर। हाँ, अगर इंश्योरेंस लेते समय बताया गया है कि बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर और स्प्रिंकलर सिस्टम लगे हैं, तो उनका चालू हालत में होना जरूरी है। अगर आग लगने पर पता चला कि फायर अलार्म बंद पड़ा था या एक्सटिंग्विशर सालों से एक्सपायर हो चुके थे, तो फिर क्लेम नहीं मिलेगा। क्लेम पूरी तरह से खतरे में पड़ सकता है। कंपनी पैसा देने से मना कर सकती है। बाप रे। और शायद केवल सुरक्षा उपाय ही नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी के बारे में बिल्कुल सटीक और ट्रांसपेरेंट जानकारी देना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, वो तो सबसे बेसिक शर्त है।
मैंने एक जगह पढ़ा था कि अगर प्रॉपर्टी के इस्तेमाल में कोई बड़ा बदलाव होता है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत कंपनी को करनी होती है। बिल्कुल करनी होती है। हाँ। इसे एक बहुत ही क्लासिक सिनेरियो से समझते हैं। हाँ। सोचिए, एक व्यक्ति ने अपने एक बड़े से गोदाम का फायर इंश्योरेंस करवाया। कागजों में उसने लिखा कि वहां सूती कपड़े या टेक्सटाइल का सामान रखा जाएगा। ठीक है, कपड़े का गोदाम। कंपनी ने उसी हिसाब से रिस्क का अंदाजा लगाया और प्रीमियम तय कर दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद वो बिना इंश्योरेंस कंपनी को बताए ज्यादा मुनाफे के लिए वहां थिनर, पेंट और अत्यधिक ज्वलनशील केमिकल स्टोर करने लगता है। सूती कपड़े से सीधा केमिकल, ये तो रिस्क को 100 गुना बढ़ा देना हुआ। वही तो। अब मान लीजिए वहां एक छोटी सी स्पार्क से भयंकर आग लग जाती है। बाहर से देखने में लगेगा कि अरे, गोदाम का तो इंश्योरेंस था, नुकसान कवर हो जाएगा। हाँ, लोग तो यही सोचेंगे। लेकिन जब जांच होगी और पता चलेगा कि वहां कपड़े की जगह केमिकल था जिसकी जानकारी पूरी तरह छिपाई गई थी, तो वो क्लेम सीधा खारिज हो सकता है। सीधा रिजेक्ट। बिल्कुल, क्योंकि वहां पॉलिसी की बेसिक शर्त यानी सटीक जानकारी और रिस्क प्रोफाइल को ही बदल दिया गया था। ये कहानी इस बात को बहुत बहुत स्पष्ट कर देती है कि ट्रांसपेरेंसी कितनी क्रिटिकल है। एक छोटी सी होशियारी या छुपाई गई जानकारी पूरी सुरक्षा व्यवस्था को कैसे ताश के पत्तों की तरह बिखेर सकती है। सही कहा। अब यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। हमने ये तो समझ लिया कि कवरेज क्या है और शर्तें कैसे काम करती हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का जो सबसे बड़ा गणित है, प्रीमियम, वो आखिर तय कैसे होता है? प्रीमियम का कैलकुलेशन बहुत ही साइंटिफिक होता है। क्या इंश्योरेंस कंपनियां कोई एक फिक्स्ड रेट कार्ड लेकर चलती हैं या हर बिल्डिंग का अलग ही हिसाब होता है? कोई फिक्स रेट कार्ड नहीं होता। हर प्रॉपर्टी का प्रीमियम उसके अपने रिस्क के आधार पर कस्टमाइज होता है। हमारे पास मौजूद डेटा में प्रीमियम तय करने के कई फैक्टर्स दिए गए हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? सबसे बेसिक फैक्टर तो प्रॉपर्टी की वैल्यू है। एक छोटी किराने की दुकान और एक विशाल शॉपिंग मॉल के प्रीमियम में जमीन आसमान का अंतर हो गई। वो तो स्वाभाविक है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है वो है निर्माण में इस्तेमाल हुई सामग्री, यानी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। मतलब अगर बिल्डिंग मुख्य रूप से लकड़ी की बनी है तो आग लगने पर उसके बहुत तेजी से जलने की संभावना होगी। बिल्कुल। वहीं अगर कंक्रीट, स्टील और आग प्रतिरोधी यानी फायर रेजिस्टेंट मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है तो वो आग का सामना कहीं बेहतर तरीके से कर सकती है। तो इसका सीधा असर प्रीमियम पर पड़ेगा। 100% पड़ेगा। जो रिस्क लेता है वो कीमत चुकाता है। लकड़ी से बनी बिल्डिंग के पूरी तरह से खाक होने के चांस ज्यादा हैं, इसलिए बीमा कंपनी उसका प्रीमियम स्वाभाविक रूप से ज्यादा रखेगी। समझ गई। लेकिन मटेरियल के अलावा एक और बहुत बड़ा फैक्टर है लोकेशन। प्रॉपर्टी कहाँ स्थित है, ये प्रीमियम के गणित को पूरी तरह से बदल सकता है। लोकेशन मतलब अगर घर शहर के बीचों बीच है या फिर शहर से दूर किसी पहाड़ी पर है, तो क्या इससे इंश्योरेंस का रेट बदलेगा? बहुत बड़ा बदलाव आएगा। नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर फोकस किया गया है, जंगल की आग या वाइल्ड फायर के प्रति संवेदनशील क्षेत्र। हाँ, आजकल तो ये बहुत सुनने में आता है। जो संपत्तियां किसी घने जंगल के किनारे स्थित हैं या ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में है जहां गर्मियों में अक्सर आग भड़क उठती है, उनका प्रीमियम काफी हाई होता है। बीमा कंपनियां हवा में तीर नहीं चलाती। उनके पास डेटा साइंटिस्ट्स और एक्चुअरीज होते हैं जो पुराने डेटा, सैटेलाइट मैप्स और भौगोलिक परिस्थितियों का गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो ये वही बात हो गई कि अगर घर जंगल के पास है तो खतरे की तलवार हमेशा लटक रही है, लेकिन अगर घर शहर के बीच में है जहां फायर स्टेशन सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है और हर तरफ कंक्रीट है, तो रिस्क प्रोफाइल बहुत कम होगा। एकदम सही पकड़ा। दूरी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फायर स्टेशन और फायर हाइड्रेंट से प्रॉपर्टी कितनी दूर है, इसका पूरा कैलकुलेशन होता है। अच्छा। इसके साथ ही, जैसा हमने पहले बात की थी, खुद के सुरक्षा उपाय भी प्रीमियम को कम कर सकते हैं। अगर फैक्ट्री में स्मोक डिटेक्टर, ऑटोमेटिक वाटर स्प्रिंकलर और डायरेक्ट फायर स्टेशन से जुड़ा अलार्म सिस्टम लगा रखा है, तो कंपनी उस जगह को कम रिस्क वाला मानेगी और इससे प्रीमियम में डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। आपको प्रीमियम में अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। ये तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। ये लोगों को सिर्फ बीमा खरीदने के लिए नहीं, बल्कि अपनी संपत्तियों को सच में ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए आर्थिक रूप से प्रेरित करता है। हाँ, एक तरह से रिवॉर्ड सिस्टम है। चलिए, हमने पॉलिसी ले ली, प्रीमियम के गणित को भी समझ लिया और डिस्काउंट भी ले लिया। लेकिन मान लेते हैं सबसे बुरा दिन आ गया। असल में कोई बड़ी आपदा आ जाती है और आग लग जाती है। तब क्या होता है? ये क्लेम प्रोसेस जिसके बारे में लोगों को इतना डर लगता है, वो जमीन पर कैसे काम करता है? क्या कंपनी तुरंत चेक काट कर दे देती है? काश इतना आसान होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लेम प्रोसेस एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और
कदम दर कदम चलने वाली प्रक्रिया है। सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल स्टेप है इमीडिएट नोटिफिकेशन। मतलब तुरंत खबर देना। हाँ, जैसे ही आग पर काबू पाया जाए, बिना एक भी दिन की देरी किए बीमा कंपनी को सूचित करना होता है। बिल्कुल। इसके बाद पॉलिसी की शर्तों के अनुसार फॉर्मल क्लेम दायर करना होता है, जिसमें नुकसान का एक रफ एस्टिमेट दिया जाता है। रफ एस्टिमेट मतलब अंदाजन कितना नुकसान हुआ। बिल्कुल। समय पर सूचना देना इसलिए जरूरी है क्योंकि देरी करने से कंपनी को शक हो सकता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। और इसके तुरंत बाद आता है इस पूरी प्रक्रिया का सबसे नाजुक और अहम हिस्सा, जांच या इन्वेस्टिगेशन। मुझे लगता है यही वो जगह है जहां तय होता है कि क्लेम पास होगा या रिजेक्ट। सही कहा। कंपनी सिर्फ फॉर्म पर भरोसा करके लाखों रुपए नहीं दे सकती। वो नुकसान की असली वजह और उसकी सीमा का आकलन करने के लिए अपने प्रोफेशनल सर्वेयर या जांचकर्ता भेजती है। ये लोग किसी जासूस से कम नहीं होते। जासूस मतलब वो ये देखते हैं कि आग गलती से लगी थी या जानबूझकर लगाई गई थी। बिल्कुल। वो बर्न पैटर्न देखते हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग चेक करते हैं। उनका काम ये पता लगाना है कि क्या ये सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट था, कोई प्राकृतिक दुर्घटना थी, या किसी ने इंश्योरेंस का पैसा ऐंठने के लिए खुद ही आग लगा दी, जिसे आर्सन कहते हैं। हाँ, आर्सन। इसके अलावा वो ये भी चेक करते हैं कि क्या पॉलिसी की किसी शर्त का उल्लंघन तो नहीं हुआ, जैसे हमने उस केमिकल वाले गोदाम के उदाहरण में देखा था। हाँ, वो तो बहुत बड़ा रिस्क था। ये जांच का चरण पूरी व्यवस्था में क्या कहते हैं, पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और पूरे इंश्योरेंस सिस्टम को फ्रॉड से बचाता है। और अगर जांच में सब कुछ सही पाया जाता है, सारी जानकारी सटीक निकलती है, तब क्या? अब आता है फाइनल चरण, भरपाई या रीइंबर्समेंट। सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर क्लेम अप्रूव होता है और रिसर्च नोट्स बताते हैं कि ये भरपाई बहुत फ्लेक्सिबल तरीकों से हो सकती है। फ्लेक्सिबल कैसे? ये जरूरी नहीं कि सिर्फ कैश ही मिले। कभी कभी कंपनी क्षतिग्रस्त बिल्डिंग या मशीनों की मरम्मत यानी रिपेयर का खर्च सीधे वेंडर को दे देती है। अच्छा, सीधा वेंडर को पेमेंट? हाँ, अगर कोई मशीन रिपेयर नहीं हो सकती तो उसे रिप्लेस करने का खर्च दिया जाता है, या फिर पॉलिसी की शर्तों के आधार पर एक तयशुदा वित्तीय मुआवजा सीधे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, चाहे वो धुएं और पानी का कवरेज हो, फाइन प्रिंट की शर्तें हों, रिस्क के आधार पर प्रीमियम का तय होना हो, या फिर ये लंबी जांच और क्लेम की प्रक्रिया हो, तो एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने आती है। और वो तस्वीर है रिस्क मैनेजमेंट की। इस चर्चा का सबसे अहम टेकअवे यही है। फायर इंश्योरेंस केवल जली हुई चीजों के पैसे वापस पाने का जरिया नहीं है। ये इस बात की गारंटी है कि एक बड़े हादसे के बाद जिंदगी और बिजनेस दोबारा पटरियों पर लौट सकें। इसे कॉन्टिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस कहते हैं। ये पॉइंट मुझे बहुत स्ट्राइक किया। सोचने वाली बात है। जब किसी बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आग लगती है तो सिर्फ एक बिल्डिंग या कुछ मशीनें नहीं जलती। नहीं, उसका असर बहुत दूर तक जाता है। उस प्लांट में काम करने वाले सैकड़ों हजारों कर्मचारियों का रोजगार रातों रात खतरे में पड़ जाता है। जो लोग कच्चा माल सप्लाई करते थे, उनका पेमेंट रुक जाता है। मार्केट में उस प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाती है। हाँ, पूरी की पूरी सप्लाई चेन टूट जाती है। बिल्कुल। और फायर इंश्योरेंस वो शॉक एब्जॉर्बर है जो इस बड़े झटके को सोख लेता है। ये सुनिश्चित करता है कि कंपनी दिवालिया ना हो, वो जल्द से जल्द दोबारा खड़ी हो सके, लोग वापस काम पर आएं और समाज का आर्थिक पहिया बिना रुके चलता रहे। आपने इसके मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ा। ये एक इंडिविजुअल लॉस को एक बड़े सोशल और इकोनॉमिक क्राइसिस में बदलने से रोकता है। ये एक ऐसा सेफ्टी नेट है जिस पर हमारी पूरी मॉडर्न इकोनॉमी टिकी हुई है। वाकई ये चर्चा बहुत ही आई ओपनिंग रही। हमने शुरुआत की थी इस बात से कि ये सिर्फ लपटों का नहीं, धुएं और पानी के डैमेज का भी गेम है। हाँ। फिर हमने डिडक्टिबल और मॉरल हैजर्ड के कंसेप्ट को समझा। हमने उस केमिकल वाले गोदाम की कहानी से जाना कि कैसे छुपाई गई जानकारी भारी पड़ सकती है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल और लोकेशन के हिसाब से प्रीमियम के अप डाउन को डिकोड किया। बिल्कुल। और अंत में सर्वेयर के इन्वेस्टिगेशन से लेकर सप्लाई चेन को बचाने तक के सफर को तय किया। इन सभी बातों को समेटते हुए इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है जो मुझे लगता है हर किसी को सोचना चाहिए। वो क्या है? हमने प्रीमियम वाले सेक्शन में वाइल्ड फायर यानी जंगल की आग और ज्योग्राफिकल रिस्क की बात की थी। हाँ, लोकेशन का इम्पैक्ट। आज हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है और जंगलों में आग लगने की घटनाएं पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और आम हो गई हैं। हाँ, दुनिया भर से ऐसी डराने वाली खबरें लगातार आ रही हैं। तो सवाल यह है कि क्या भविष्य में आग के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की पूरी परिभाषा ही बदल जाएगी? ये तो सोचने वाली बात है। क्या ऐसा वक्त आएगा जब इंश्योरेंस का ये रिस्क असेसमेंट इतना सख्त हो जाएगा कि कुछ खास पिन कोड या इलाकों में घर बनाने पर इंश्योरेंस मिलेगा ही नहीं?
क्या आने वाले दशकों में लोग अपना घर बनाने के लिए जगह और मटेरियल का चुनाव अपनी पसंद या बजट से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस के इस जटिल गणित द्वारा तय करने लगेंगे? बाप रे! ये एक ऐसा विचार है जो बताता है कि इंश्योरेंस केवल एक फाइनेंशियल टूल नहीं है, बल्कि ये भविष्य में हमारे शहरों की बसावट को भी कंट्रोल कर सकता है। ये सोचने पर मजबूर करने वाला एक बहुत ही शानदार और सच को तो थोड़ा डराने वाला बिंदु है। क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन और इंश्योरेंस के इस बदलते त्रिकोण पर नजर रखना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां नेचर और रिस्क का कैलकुलेशन हमारी लाइफस्टाइल को पूरी तरह से रीडिफाइन कर देगा। ज्ञान और जानकारी के इस रोमांचक खोज में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा भी शुक्रिया। किसी भी विषय की गहराई में जाकर उसके काम करने के असली मैकेनिज्म को समझना एक ऐसी प्रोसेस है जो कभी बोरिंग नहीं हो सकती। हम हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। उम्मीद है कि आज की इस डीप डाइव ने रिस्क और सेफ्टी के इस गंभीर विषय को एक नए और बिल्कुल साफ नजरिए से देखने में मदद की होगी। नॉलेज को अनपैक करने की ये यात्रा यूं ही चलती रहेगी। मिलते हैं अगली बार।